नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन। सबसे पहली बात तो ये कि फ्रिक्शन क्या चीज है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर हमारे लिए नुकसानदायक है, भाई हमारी हेल्प करता है या फिर नुकसान करता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो तब डेवलप होता है दो बॉडीज के बीच में जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है या स्लाइड करने की टेंडेंसी रखती है। मान लो कि एक ब्लॉक है और उसको आपने किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अगर ये स्मूथ सरफेस होगी तो जैसे आप इसको पुश करोगे ये स्लाइड होके आगे चला जाएगा, ठीक है, कोई रोकने वाला फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों रफ हैं तो फिर जब आप इसको पुश करोगे तो इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जो इस ऊपर वाले ब्लॉक के मोशन का अपोजिशन करेगा, ठीक है। और अगर मान लो कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिससे ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, तब भी इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो इसको रोक के रखेगा। क्योंकि अगर कम फोर्स अप्लाई किया है और अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो इसको रोक रहा है, तो वो कौन है? वो है फ्रिक्शन फोर्स। और अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो जितने एक्सेलरेशन से ये आगे मूव करना चाहिए था उससे कम एक्सेलरेशन से ये मूव कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे अपोज कर रहा होगा कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा एक। तो फ्रिक्शन क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है, पहली बात तो ये। और कौन से डायरेक्शन में डेवलप होगा? हमेशा तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की टेंडेंसी रखेगी या मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर डेवलप होगा, और अगर इधर से धक्का मारोगे तो जब ये इधर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन उधर डेवलप होगा। हमेशा मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, हमेशा अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? मोशन को। और कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कि ये जो ब्लॉक है ये सपोज करो किसी बस के ऊपर रखा है, ठीक है, ये अपनी बस है और बस और ये ब्लॉक, ये दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। दोनों क्या जा रहे हैं? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है। अगर दोनों एक ही रफ्तार से आगे जा रहे हैं तो क्या इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा? नहीं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे तो नीचे वाली सरफेस पे ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं रख रहा। अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन क्या मानेंगे? जीरो। लेकिन अगर ये बस एक्सेलरेट होगी या फिर डी एक्सेलरेट होगी तो फिर इस ब्लॉक के ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा जो कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं। तो उस शूडो फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी रखेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर फ्रिक्शन डेवलप होगा जो इसको मूव करने से रोकेगा। तो एक चीज याद रखो हमेशा कि फ्रिक्शन फोर्स तभी डेवलप होता है जब बॉडीज एक के ऊपर एक स्लाइड करती है या फिर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखती है। किस वजह से ये डेवलप होता है? तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो रफनेस होगी उसकी वजह से ये डेवलप होगा, या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसकी वजह से डेवलप होगा। अगर ये दोनों सरफेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन मिनिमम रहेगा, लेकिन अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं। जैसे आपने एक मेटल सरफेस पे कोई वुडन ब्लॉक रखा हुआ है तो फ्रिक्शन अलग डेवलप होगा इन दोनों सरफेस के बीच में। अगर एक मेटल सरफेस के ऊपर ग्लास का ब्लॉक रखा हुआ है तो फ्रिक्शन अलग डेवलप होगा, क्योंकि ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उनका नेचर क्या है। जैसे एक मेटल सरफेस है उसके ऊपर आपने वुडन ब्लॉक रखा तो फ्रिक्शन अलग क्वांटिटी में डेवलप होगा। उसी मेटल सरफेस पे आप एक ग्लास का ब्लॉक रख दो तब फ्रिक्शन अलग होगा, चाहे मास दोनों ब्लॉक्स का बराबर हो। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द मटेरियल बदल गया। पहले मेटल और वुड कांटेक्ट में थे, अभी मेटल और ग्लास कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स और इस वाले ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा इन दोनों सरफेस के बीच में वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक चीज और जिसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा वो है इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है। जैसे ये वाला जो ब्लॉक है ये इसको नीचे पुश कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा mg, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो दोनों सरफेस के बीच में ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अगर ये ज्यादा होगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा डेवलप होगा, और अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम डेवलप होगा। इसका हम आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर भी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है। बात समझ में आई क्या? तो किस वजह से
जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डेवलप होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, जो दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। किस चीज पे डिपेंड करेगा? रफनेस ऑफ द बॉडीज के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी जो कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरी चीज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इतनी चीजों के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद में जो फ्रिक्शन है उससे हमको क्या क्या फायदे हैं, मतलब उससे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों ही चीजें होती है। अकेले फायदे नहीं होते या अकेले नुकसान ही नहीं होते, फ्रिक्शन से हमको कई फायदे हैं। पहला फायदा है एबिलिटी टू वॉक। अगर आप किसी भी सरफेस पे वॉक कर पाते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे चल पा रहा हूं तो मैं इसलिए चल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर और इस फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस पैर को रोक के रख रहा है। अगर दोनों ही सरफेस स्मूथ होती तो जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता मैं स्लाइड हो जाता और जो पैर है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, दूसरा पैर आगे रख ही नहीं पाते, एक ही एक जगह पे ऐसे ऐसे करते रहते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो हमें वॉक करने में भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज है स्टॉपिंग ऑफ मूविंग व्हीकल्स। आप देखते हो कि जब कोई व्हीकल मूव कर रहा होता है तो उसमें ब्रेक लगाए जाते हैं। तो ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक का काम है उस व्हीकल को मूव करने से रोकना। जैसे साइकिल में आपने देखा होगा, साइकिल की जैसे आप ब्रेक पुश करते हो, ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है, उसमें एक रबर का जो छोटा सा एक पीस होता है वो टायर की चिपक जाता है। अब टायर और उस रबर के पीस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इसके मोशन का, टायर के मोशन का अपोजिशन करेगा, जिसकी वजह से टायर रुक जाएगा, साइकिल रुक जाएगी अपनी। तो कोई भी मूविंग व्हीकल है उसको रोकना है तो उसमें भी फ्रिक्शन का ही यूज होता है। जैसे गाड़ी जा रही है, इंजन बंद कर दिया उसने, थोड़ी दूर पे जाके वो रुक जाएगी क्योंकि उसके टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक देगा क्योंकि वो मोशन का अपोजिशन करेगा। इसके अलावा पुराने टाइम पे आग जलाने के लिए भी फ्रिक्शन का यूज किया जाता था। दो लकड़ी के टुकड़े लेते थे और उनको काफी तेजी से रब करते, रगड़ते ऐसे, और रगड़ने से क्या होता, हीट प्रोड्यूस होते और उससे आग लग जाती। तो आग जलाने के लिए भी पुराने टाइम पे फ्रिक्शन का यूज किया जाता था। फिर राइटिंग और ड्राइंग, अगर आप पेपर पे पेंसिल से कुछ लिख रहे हो सपोज करो, तो वो इसीलिए लिख पाते हो क्योंकि पेंसिल घिसती है उस पे, और घिसने के लिए क्या जरूरी है? फ्रिक्शन होना जरूरी है। अगर ग्लास की कोई शीट है ना, एकदम स्मूथ ग्लास है, उसके ऊपर पेंसिल चलाने की कोशिश करो, प्रॉपर्ली नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन मिनिमम होता है। जबकि कागज पे या रफ सरफेस पे आप पेंसिल चलाओगे तो इजीली चलेगी। ठीक है। जो बोर्ड होता है उसके ऊपर चौक से जब हम लिखते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन का ही रोल होता है। चौक तभी घिसता है जब फ्रिक्शन होगा। अगर एकदम स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर चौक चलेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन का उसमें यूज होगा। इसके अलावा जो चीजों को ग्रिप करते हैं, अपन पकड़ते हैं, उसमें भी फ्रिक्शन का ही रोल होता है। भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ पाते हो क्योंकि आपके हाथों और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको होल्ड करके रखेगा। अगर एकदम स्मूथ सरफेस है, हाथ के आप ऑयल लगा लो, फिर और किसी स्मूथ ऑब्जेक्ट को, किसी ग्लास की बोतल को पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ा ही नहीं जाएगा, उठाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्लिप हो जाएगी। स्लिप क्यों होगी? क्योंकि आपने फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। ऑयल और ये लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। तो इसलिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है अगर किसी भी चीज को होल्ड करना है, पकड़ना है, ग्रिप करना है उसके लिए। ठीक है। आपने देखा होगा ना, जो वेट लिफ्टर होते हैं वो वेट उठाते हैं तो पहले एक पाउडर सा लगाते हैं हाथों के, फिर वेट लिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ अगर चिकने होंगे तो वो फिसल सकता है, वेट भारी होता है ना, इसलिए वो क्या करते हैं, रफ करते हैं हाथों को वो पाउडर सा लगा के। ठीक है। फिर इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, नुकसान भी काफी ज्यादा है इसके। फ्रिक्शन से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। जैसे मान लो एक सिंपल फैन की बात करते हैं, फैन के जो बेरिंग्स होते हैं उनके अंदर अगर फ्रिक्शन होगा तो जब फैन घूम रहा होगा तो बेरिंग्स के अंदर जो फ्रिक्शन है वो उसको घूमने से रोकेगा। जितनी एनर्जी हमने फैन को दी है उससे जितनी स्पीड से उसको घूमना चाहिए उतनी स्पीड पे वो घूम नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन उसके मोशन का अपोजिशन करेगा, तो उससे एनर्जी का लॉस होगा। भाई जितनी एनर्जी दे रहे हैं अपन फैन को घूमने के लिए, उसका कुछ पार्ट तो फ्रिक्शन की वजह से वेस्टेज चला गया, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ये रेसिस्ट करता है। ये फायदा भी है तो ये नुकसान भी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो मूव कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो मूव करता रहे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे ये एक तरह से लॉस की तरह या डिसएडवांटेज की तरह हमको कंसीडर करना है। फिर ये क्या करता है कि जो मशीनरी पार्ट है उनकी लाइफ को रिड्यूस भी कर देता है। जैसे कोई भी मशीन है, उसके अंदर कोई पार्ट घूम रहा है और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के या दूसरे पार्ट के कांटेक्ट में है, तो जैसे उन दोनों के बीच में मोशन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाएंगे और घिसने से वो मशीनरी पार्ट क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ओवर हीटिंग हो जाती है इससे। आपको पता है ना, जब आप दो चीजों को आपस में रब करते हो, हाथों को रब करके देख लो, इससे क्या होगा, हाथ गर्म हो जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर कंटिन्यूअसली कोई मशीन काम कर रही है और उसमें कोई पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है या घूम रहा है,
तो कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होने से वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि वो मेल्ट भी हो सकता है, या फिर वो किसी अगर दूसरी ऐसी चीज से कनेक्टेड है जो गर्म करने पे खराब हो सकती है, तो वो चीजें खराब हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है इससे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट फायर है, कई बार क्या होता है फॉरेस्ट वगैरह में आग लग जाती है, तो उसमें ऐसे नहीं कि कोई जानबूझ के आग लगाता है, अगर जानबूझ के लगा रहा वो अलग बात है, लेकिन कई बार एक्सीडेंटली भी आग लग जाती है। कैसे? जब बड़े बड़े जो बांस के पेड़ होते हैं ना जंगलों के अंदर, जब तेज हवाएं चलती है तो वो आपस में टकराते हैं, और टकराने की वजह से उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और बार बार ये जो हीट प्रोड्यूस होती रहती है कंटिन्यूसली उनके रगड़ने की वजह से, तो उससे आग लग जाती है। तो ये फॉरेस्ट फायर का भी रीजन होता है। इसके अलावा वियर एंड टियर, मतलब चीजों का कटना फटना। आप देखते हो कि जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर होते हैं, आपकी साइकिल ये मान लो, उसके जो टायर से थोड़े टाइम बाद में वो कट फट जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। रोड और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है? चीजों को डैमेज करता है, टायर्स को डैमेज कर देगा, कट फट जाएंगे वो। इसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो एक्सेसिव नॉइस भी प्रोड्यूस करता है। अगर कोई पुराना फैन आपने देखा हो तो वो खटर पटर आवाज करता रहेगा, तो वो आवाज कहाँ से आती है? अगर फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, स्मूथली घूमता रहता, तो कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अगर नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये इसके कुछ नुकसान है, तो ये याद रखेंगे। आए समझ में? ठीक है। इसके बाद में है फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन वो कितने टाइप का होता है, अब इसको समझते हैं। देखो, मान लो कि ये कोई ब्लॉक है और इसको आपको खिसकाना है। अब ये जो दोनों सरफेस हैं, इस ब्लॉक की सरफेस और जिस फ्लोर पे ये रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है और ये जो फ्लोर है, इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम क्या हम रखेंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। मान लो कि आपने इसको खिसकाने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। सपोज करो इस ब्लॉक को आपको खिसकाना है और आपने कितना फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर? इसके ऊपर हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से हम देख रहे हैं कि अभी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब इस 1 न्यूटन को कोई ना कोई कैंसिल कर रहा होगा। तो वो फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, जो इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगा। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा किसका अपोजिशन करता है? रिलेटिव मोशन का अपोजिशन करता है। अगर फ्लोर के ऊपर ये ब्लॉक स्लाइड होना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच में इसके मोशन का अपोजिशन करेगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इन दोनों सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है जो इसके मोशन का अपोजिशन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक मूव ही नहीं कर पा रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? वो एग्जैक्टली इस 1 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, ताकि ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएं और ब्लॉक मूव नहीं करे। ठीक है, फिर मान लो आपने फोर्स को बढ़ा दिया, फोर्स को अब कर दिया मान लो 5 न्यूटन। अभी भी आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। अगर ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में अगेन अब फ्रिक्शन कितना हो चुका है? 5 न्यूटन के बराबर हो रहा है। मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन है वो अपने आप खुद को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था तो इन दोनों सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ? 1 न्यूटन के बराबर। लेकिन अभी हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? 5 न्यूटन के बराबर। तो 5 न्यूटन को कैंसिल करने के लिए अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो कितना फ्रिक्शन यहां पे जरूरी है? 5 न्यूटन के बराबरी। इसका मतलब यहां पे अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो चुका है? 5 न्यूटन के बराबर। क्योंकि अगर ये अभी भी 1 न्यूटन के बराबरी होगा तो फिर 5 न्यूटन की वजह से ये आगे मूव कर जाएगा, 1 न्यूटन इसको रोक ही नहीं पाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो सिंपल सी बात हमको ये समझ में आ रही है कि हम जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। मान लो कि आपने फोर्स बढ़ाते बढ़ाते सपोज करो 10 न्यूटन के बराबर कर दिया। कितना कर दिया? 10 न्यूटन। और आप देख लो कि अगर हम 10 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। 10 न्यूटन तक ये रुका हुआ है। तो 10 न्यूटन से पहले जितना भी फोर्स आपने अप्लाई किया था, जिसको हम अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, वो किसके बराबर होगा? इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप होने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। या उल्टा बोल दो कि जब तक आपने 10 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई किया था इसके ऊपर, तब तक ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा था। और अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। तो क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसलिए इस फ्रिक्शन को जो यहां पे डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अभी ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में है, तो क्या नाम दिया उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उसी के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा।
किसके बराबर होगा ये? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे तो यहां पे 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। अगर फोर्स को बढ़ा के 5 न्यूटन कर दोगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के 5 न्यूटन हो जाएगा। अगर फोर्स को बढ़ा के 10 न्यूटन कर दोगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन अपने आप को खुद को एडजस्ट कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग? अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कंडीशन में रखता है। ठीक है, अब मान लो कि आपने फोर्स को 10 न्यूटन से ज्यादा कर दिया, मान लो कि आपने फोर्स को कर दिया 15 न्यूटन के बराबर, तो अब ब्लॉक मूव करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता था वो 10 न्यूटन के बराबर है। तो वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो एक लिमिट आ गई फ्रिक्शन की कि मैक्सिमम इतना डेवलप हो सकता है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये जो म्यू है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वो स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगा एक तरह से। तो ये म्यू एस क्या बोला जाता है यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना फ्रिक्शन का, ये अच्छे से समझो आप, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले रटोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, गलती करोगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि फ्रिक्शन किस तरीके से अप्लाई होता है, कितना लगेगा, और जो अप्लाइड फोर्स है क्या उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी हमने इतनी बात करी है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो उस टाइम पे जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होता है, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो सकता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? mg के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा होगा। तो फ्रिक्शन इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। याद रखना है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अगर ये ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो फिर फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। तो ये जो n है इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये क्या चीज है? ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको म्यू एस से हमने डिनोट किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सरफेस कितना रफ हैं, इनकी नेचर क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर ये म्यू डिपेंड करेगा। अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे, जैसे ये ब्लॉक, अब ये वुडन ब्लॉक है सपोज करो, इसकी जगह आपने कोई मेटल का ब्लॉक रख दिया या फिर ग्लास का ब्लॉक रख दिया, तो फिर म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है उनकी नेचर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो म्यू एस है इसकी वैल्यू नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी जो कि कॉन्टेक्ट में है। अब जब तक आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अभी आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया है तो अब ये ब्लॉक मूव करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है जो पीछे की तरफ डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना है? 10 न्यूटन के बराबर है। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब इस फॉर्मूले से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है? 10 न्यूटन के बराबर आ रहा है मान लो। तो 10 न्यूटन तक तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, तो अब नेट फोर्स 5 न्यूटन का आगे की तरफ लग रहा होगा। 15 में से 10 माइनस कर दो तो 5 न्यूटन फोर्स बचा, तो 5 न्यूटन फोर्स आप ये मान के चलो आगे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा। तो अगर आपको पूछे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जो नेट फोर्स आगे लग रहा होगा वो बराबर होगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई इसका जो भी मास होगा m, है ना। तो इससे हम सॉल्व करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये आएगा 5/m, m की वैल्यू अगर कुछ भी दे रखी है तो वो पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया। अभी क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस टाइम पे इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब ब्लॉक मोशन के अंदर आ गया तो इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। एफ के से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला होगा म्यू के इंटू एन। ये जो म्यू के हमने लिखा है यहां पे, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये पॉइंट आप याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये हमेशा ज्यादा होगा और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होगा। और इसकी वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो लिख देते हैं इधर कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होगा और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा ज्यादा होगा। यानी कि जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा तब जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा दोनों सरफेस के बीच में वो कंपैरेटिवली लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगा। जैसे यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, लेकिन जब ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इन दोनों जो सरफेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ा सा वीक हो जाता है और वीक होने की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। 10 न्यूटन से हो जाएगा सपोज करो 9.8 न्यूटन। तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया ना, फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से थोड़ा कम ही होगा। जब भी आप देखोगे ना अगर आपको पूछे कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है या काइनेटिक फ्रिक्शन, तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। ये बात समझ में आई क्या? तो देखो 3 टाइप की फ्रिक्शन मैंने आपको बताए हैं, तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के इनको याद कर लेना। पहले बताया आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा और इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। जितना भी फोर्स अप्लाई किया गया है उसी के बराबर लेना उसको, ठीक है। फिर अगर आप फोर्स बढ़ाते जाते हो तो एक पॉइंट के ऊपर ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, उसका फॉर्मूला होगा μs × n। और जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है तो इन दोनों सरफेस के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा एक तरह से या फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला होगा μk × n। n का मतलब क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सरफेस दोनों जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना उनके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपको लेना है। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक सरफेस के ऊपर एक mg फोर्स लगाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे? mg। लेकिन हर बार ये mg के बराबर नहीं होगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कितना लेना है। बस ये ध्यान रखना कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिया जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर। वो हो सकता है कभी mg के बराबर हो सकता है किसी दूसरे फोर्स के बराबर हो, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा वही आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये तीनों टाइप के फ्रिक्शन समझ में आ गए क्या? ठीक है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तब क्या इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन डेवलप होगा? तब नहीं होगा। जैसे ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा तब वो पिक्चर में आएगा। मतलब फ्रिक्शन, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे सरफेस पे रख दिया तो चाहे कितनी भी रफ सरफेस हो कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर वो मूव करने की टेंडेंसी रखेगा या मूव करना स्टार्ट कर देगा तब फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है? जब स्लाइडिंग या तो हो रही होती है या फिर कोई भी ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर मूव करने की टेंडेंसी रखता है, या तो मूव करना चाहता है या मूव कर रहा होता है, उस टाइम पे फ्रिक्शन डेवलप होगा। ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। स्टैटिक मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है तब। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये स्टैटिक कंडीशन में है तब तो फ्रिक्शन डेवलप हो ही रहा है, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, और वो हमेशा किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करोगे ना तो इसके लिए सिर्फ आपको अप्लाइड फोर्स को देखना है कि कितना फोर्स अप्लाई किया है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद में मैं एक ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, इस ग्राफ पे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। मान लो कि कोई सरफेस है और उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो। ये जो फोर्स F है जो कि अप्लाइड फोर्स है इसको हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे। ठीक है। और इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो पीछे की तरफ होगा। तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा फोर्स है? ये है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो मोशन को अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले जो अप्लाइड फोर्स है उसको जीरो एज्यूम करना है। मान लो कि अप्लाइड फोर्स कितना है? जीरो। तो अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा? नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? जीरो। तो यहां पे ये एक पॉइंट मिल गया, जब अप्लाइड फोर्स भी जीरो है और फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है। फिर आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे
ये जो ब्लॉक है ये मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन जब तक आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते तब तक ये मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन तब तक फ्रिक्शन तो डेवलप होगा ही दोनों सरफेस के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो किसके बराबर होगा, उस अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा जो आपने अप्लाई कर रखा होगा। यानी कि जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा होगा। कब तक, जब तक ब्लॉक रुका हुआ है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, और जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं एफ एल करके। ये एफ एल क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस टाइम पे जो अप्लाइड फोर्स है वो भी किसके बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। जो एफ आपने अप्लाई कर रखा है फोर्स वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। ये लिमिट आ गई अब, ठीक है। अब क्योंकि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बराबर है, तो ये जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस या फिर इस अप्लाइड फोर्स वाली लाइन से जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा। ये लाइन एकदम बीचों बीच आएगी वैसे, ठीक है, इन दोनों एक्सिस के बीच में होगी, क्योंकि जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो दोनों साइड में वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये एकदम 45 डिग्री एंगल पे आएगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कि ये एंगल कितना होता है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में जो ग्राफ है उसके लिए एंगल कितना होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स आपने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अगर आप फोर्स को थोड़ा भी इंक्रीज करते हो तो अब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो मूविंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होगा। तो इसको ग्राफ को थोड़ा सा नीचे करके फिर कांस्टेंट दिखाना है, ये वाला ग्राफ बनेगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ये है एफ के। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये एफ के को डिनोट कर रहा है, और ये ऊपर वाला पॉइंट एफ एल को, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन को। और आप जानते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक फ्रिक्शन की कंपैरिजन में, क्योंकि म्यू एस हमेशा ज्यादा होगा म्यू के की कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। तो ये चीज याद रखनी है। तो ये ग्राफ बन गया, यहाँ पे ग्राफ समझ में आया क्या, बिल्कुल आसान ग्राफ है। एंगल 45 डिग्री बनेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होगा, ये हमने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है, ठीक है। इसके बाद में फिर टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। भाई कितने टाइप का काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो दो तरीके से मूव कर सकता है, वो स्लाइड करके जा रहा हो या फिर वो लुढ़कता हुआ जा रहा हो, है ना, दो काम हो सकते हैं। तो अगर वो स्लाइड होके जा रहा है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे इधर स्लाइडिंग हो रही है तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर डेवलप हो रहा होगा। या फिर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जा रहा हो, लुढ़कता हुआ जा रहा हो, रोलिंग मोशन कर रहा हो, तो रोलिंग मोशन करेगा तो अगर ये आगे की तरफ लुढ़कता हुआ जा रहा है तो पीछे की तरफ इसके ऊपर एक रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसके अपोजिट ही ये एक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये दो टाइप के फ्रिक्शन है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसका तो फॉर्मूला भी आपको बताया, जैसे अगर ये स्लाइड कर रहा है तो उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर काम करेगा, जो कि बराबर होगा म्यू के इनटू एन के, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जा रहा है, लुढ़कता हुआ जा रहा है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ये बराबर होगा म्यू, ये क्योंकि मोशन के अंदर है तो इसको म्यू के इनटू एन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मान लो कि आर रेडियस का कोई सिलेंडर है तो आर अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये है रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ये तो किसका फॉर्मूला है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन का, और ये किसका है, रोलिंग फ्रिक्शन का। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की रेडियस होती है ना उससे हम डिवाइड कर देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, अगर आपको कंपेयर करवाए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है या फिर रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हमेशा याद रखो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये हमेशा इससे ज्यादा होगा रोलिंग फ्रिक्शन से। आपने देखा होगा ना कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक तो उसको खिसकाना है, एक उतने ही मास का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप थोड़ी राउंड है, उसको लुढ़काना है। जैसे घर पे जो गैस का सिलेंडर आता है उसी की बात कर लो, एक तो आप उसको स्लाइड करके लेके जाओ, एक आप उसको लुढ़का के लेके जाओ। तो दोनों में से इजी कौन सा रहेगा, उसको लुढ़काना इजी है, क्योंकि लुढ़काते टाइम पे क्या होता है, रोलिंग के टाइम पे जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है, किससे कम होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या।